हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इससे पहले हम आपको यहाँ पे 5 वीडियो दे चुके हैं। अगर आपको वीडियो समझनी है तो पहले आप जाकर वो 5 वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम समझने के लिए इसको 3 एरा में डिवाइड करते हैं: 1885 से 1905, 1905 से 1920 और 1920 से 1947। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किससे होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। इसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की जाती है। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके द्वारा 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में होती है। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है और प्रथम महासचिव इनके ए.ओ. ह्यूम रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक होते हैं ये ए.ओ. ह्यूम होते हैं और इन्हीं को फादर ऑफ कांग्रेस भी बोला जाता है। मरणोपरांत इनको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए यहाँ के लोग इनको फादर ऑफ कांग्रेस कहते हैं। इस टाइम जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस टाइम गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? लॉर्ड डफरिन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती क्यों है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि अंग्रेजों को ये समझ में आता है कि 1857 की जो क्रांति थी वो जनता और सरकार में बातचीत न हो पाने के कारण हुई थी, और अगर जनता और सरकार के बीच में बातचीत को जारी रखना है तो बीच में कोई ऐसी संस्था बनानी होगी जिससे कि सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचे, जिससे आगे चलकर ऐसा कोई आंदोलन 1857 की तरह कोई आंदोलन ना हो। क्योंकि 1857 को के क्रांति को कंट्रोल करना तो थोड़ा इजी था, लेकिन अब कोई आंदोलन होता तो वो ब्रिटिशर्स के लिए ज़्यादा बेकार हो जाता। तो इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब अंग्रेजों का तो ये स्वार्थ था, अब इंडिया के लोगों का स्वार्थ ये था कि हम एक संस्था बनाएंगे और धीरे धीरे हमारी बात सरकार सुनना शुरू करेगी और यहीं से हम शुरू करेंगे, कई सारे आंदोलन शुरू करेंगे इसी संस्था का सहारा लेकर के, और हम अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो ए.ओ. ह्यूम की बायोग्राफी लिखी थी विलियम बेडनबर्ग ने। उसमें उन्होंने लिखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट मीटिंग होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो होती है गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। ये आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, तो कांग्रेस की पहली मीटिंग गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुई थी। कांग्रेस जो थी वो जब शुरू में बनती है तो नरमपंथी वे लोग होते हैं कांग्रेस में, वे नेता नरमपंथी कहे जाते हैं जो कि सरकार से संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखते हैं। अब बताइए, शुरू में अगर कोई संस्था बनी और ब्रिटिश, जो कि एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर थी, बहुत एरिया को उसने अपना गुलाम बना रखा था, तो कोई संस्था बनेगी तो वो उससे कुछ नरम तरीके से बात करेगी और अपनी मांग संवैधानिक तरीके से रखेगी और कोई भी गैर कानूनी मांग नहीं रखेगी। और इसका परिणाम क्या होता है? अंग्रेज उनकी बात बहुत कम सुनते हैं और वो सरकार पर दबाव बनाने में असफल हो जाती है, क्योंकि हर बात अगर अच्छे से की जाए तो वो भी नहीं सुनी जाती है किसी से। तो ये सरकार से संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखते हैं। अब नरमपंथी जो होते हैं, नरमपंथी वो स्वशासन की मांग करते हैं। स्वशासन का मतलब होता है प्रशासन में भागीदारी, अर्थात उनका, नरमपंथियों का ये कहना था कि भारतीयों को नौकरी में शामिल किया जाए और इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस की जो एज कम रखी गई है उस एज को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा साल तक भी आईसीएस को ज्वाइन कर सकें। अब नरमपंथियों की बात तो सरकार सुन नहीं रही थी। फिर कुछ दिन बाद कांग्रेस में ही गरमपंथियों का उदय होता है। गरमपंथी जो होते हैं वो सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और वो स्वराज की मांग करने लगते हैं। शुरू का जो कांग्रेस का काल था वो नरमपंथियों का था, लेकिन जब नरमपंथियों की बात नहीं सुनी जा रही थी तो कुछ गरमपंथी आए जो थोड़ी टेढ़ी राजनीति करेंगे और वो सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू करेंगे और स्वराज की मांग करेंगे। नरमपंथियों ने स्वशासन की मांग की थी और गरमपंथी स्वराज की बात करेंगे। स्वराज का मतलब यहाँ होता है कि कानून बनाने में भागीदारी उनको चाहिए थी। और अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नरमपंथियों में
तीन चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। पहला नाम आता है नरमपंथियों में दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक किताब लिखी थी। अब यहाँ आप दो वर्ड देख रहे हैं, पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी और अन ब्रिटिश मतलब अन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश, इनका कहना था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो जब ब्रिटिश में अपना शासन चलाती है तो वो जनता की मांगों को सुनती है, उनकी मांगों को पूरा करती है और प्रेस की स्वतंत्रता वहाँ देती है। यानी कि वहाँ की प्रेस को ये स्वतंत्रता थी कि वो सरकार के विरोध में कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन वही ब्रिटिश जो है जब इंडिया में आती है शासन करने के लिए तो वो यहाँ के नागरिकों का ये सारा हक छीन लेती है। उनको कोई राइट्स नहीं देती है, उनको प्रेस की फ्रीडम नहीं रहती है और उनको ऊपर से अपना गुलाम बनाई होती है। करती क्या है, वो यहाँ पे शासन तो करती है, ब्रिटिश का रूल यहाँ इंडिया में चल तो रहा था, लेकिन वो इंडिया को बस यहाँ से सामान ले जा करके अपने यहाँ यूज़ कर रहे थे, यहाँ के जितने संसाधन थे उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा था, भारत दिन प्रतिदिन करीब होता जा रहा था। तो ये यहाँ से धन को निकाल करके इंडिया से अपने देश ले जा रहे थे। इसीलिए इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो किताब लिखी थी उसमें धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। इनको भारत के पितामह के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो संस्था स्थापित की थी उसका नाम था भारत सेवक समाज, जो उन्होंने 1904 में स्थापित किया था। उनकी पत्रिका का नाम था सुधारक। हर साल जो है कांग्रेस एक अधिवेशन कराती थी और उसमें अलग अलग अध्यक्ष चुने जाते थे। 1905 में वाराणसी में एक अधिवेशन होता है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं और 1906 में वो स्वराज की बात करते हैं। फिर आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जिस संस्था का स्थापित किया उस संस्था का नाम था भारतीय संघ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आईसीएस एज मूवमेंट चलाया, आईसीएस आयु आंदोलन चलाया। आईसीएस एज मूवमेंट के अंतर्गत ये आईसीएस की जो एज लिमिट दी गई थी उसको बढ़ाने के लिए एक आंदोलन चलाया कि नहीं, हम इतने ही साल तक नहीं, उससे ज़्यादा साल तक भी पेपर दे सके आईसीएस का। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि पहले आईसीएस ऑफिसर कौन थे, तो पहला आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक न्यूज़पेपर लिखी जिसका नाम था बंगाली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एकमात्र ऐसे नरमपंथी नेता थे जिन्होंने पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में भाग नहीं ले पाए थे। दूसरे नंबर पे नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी का। ये भी एक नरमपंथी नेता थे। ये पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस मतलब पहला ब्रिटिश अध्यक्ष कांग्रेस का, तो वो कौन थे, जॉर्ज यूले। पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। अब यहाँ हमने पढ़ेंगे गरमपंथियों के बारे में। नरमपंथियों के बारे में जैसे हमने आपको इतने नाम बताया, वैसे ही गरमपंथियों में ट्रायो के नाम से 3 लोग फेमस हैं, लाल, बाल, पाल। लाल से यहाँ मतलब है लाला लाजपत राय से, बाल से मतलब है बाल गंगाधर तिलक से और पाल से मतलब है विपिन चंद्र पाल से। पहले नंबर पे आते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो पत्रिका लिखते हैं उसका नाम होता है द इंडिपेंडेंट। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो न्यूज़पेपर लिखा उसका नाम था केसरी और मराठा। केसरी जो थी वो मराठी भाषा में थी और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। बाल गंगाधर तिलक के पहले गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती यहाँ बनाना बंद कर दिया जा चुका था, लेकिन इन्होंने ही महाराष्ट्र में फिर से गणेश उत्सव व शिवाजी जयंती मनाना शुरू किया। इनका एक फेमस क्वेश्चन पेपर में पूछता है कई बार इनका कि ये किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इंडिया अनरेस्ट एक किताब है, उसके लेखक हैं वैलेंटाइन शिरोल। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। अब जो हम यहाँ देख रहे थे गरमपंथी व नरमपंथी के बारे में, तो गरमपंथी जो थे उन्होंने नरमपंथी पर यह आरोप लगाया कि वे दबाव की राजनीति करते हैं। दबाव की राजनीति नहीं करते हैं, वे निवेदन की राजनीति करते हैं और जब तक वे निवेदन की राजनीति करेंगे तब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए दबाव की राजनीति नरमपंथियों को करना चाहिए। और दबाव की राजनीति बढ़ाने के लिए बहिष्कार, धरना, पड़ताल और जुलूस निकालना होगा, जिसमें जनता की भागीदारी बढ़ेगी और यह आंदोलन हमारा स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेगा।
और इसका असर ये होगा, जब जनता शामिल होगी उस हमारे इस धरने, हड़ताल और जुलूस में, तो सरकार मांगे मानने लगेंगी। लेकिन जो ये मानना था गर्मपंथियों का, लेकिन जो एक बाद में एक वायसरॉय आते हैं लॉर्ड कर्जन, ये गर्मपंथियों की इस विचारधारा को समझ जाते हैं और वो फूट डालो राज्य करो नाम की एक नीति अपनाते हैं। अब उसके बारे में हम बंगाल विभाजन और कैसे करते हैं लॉर्ड कर्जन, कैसे कैसे वो नरमपंथियों की इस नीति को समझते हैं कि ये गर्मपंथियों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि दबाव की राजनीति करें, जिससे कि इंडिया जल्दी से जल्दी इंडिया की मांगों को सुना जाए और ये छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।